तो नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज कर रहे हैं। तो आज जो हमारा 12 क्लास है, यह 12 क्लास के 5वें दिन का ऑब्जेक्टिव का बैच है। तो आज 5वें दिन का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है कि द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव भी और दूरी r के साथ बदलता है। अर्थात जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है, उस द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु है। उस बिंदु पर जो हमारा विद्युत विभव होगा, वह विद्युत विभव भी उस दूरी r के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो द्विध्रुव होता है, उस द्विध्रुव के कारण अक्ष पर अर्थात अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो देखिए, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव v का जो मान होता है, यह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R स्क्वायर। आप सभी लोग यह व्यंजक भी निकाले होंगे, तो पता होगा आप लोगों को कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान इतना होता है। तो यहाँ पे समझिए, ये हमारा विभव है और यह हमारा क्या है, दूरी है। तो विभव और दूरी के बीच में क्या संबंध है, विभव दूरी के हिसाब से किस तरह से परिवर्तित होगा, तो संबंध हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो समझिए, यहां पर यदि सभी राशियों को हटा दिया जाए तो भी समानुपात 1 बटा में R स्क्वायर हो जाएगा। तो भी जो है वह किस तरह से दूरी के साथ संबंधित है, तो 1 बटा R स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। अर्थात बी समानुपात 1 बटा में R स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर। अब ये एक आवेशित खोखला गोला है। चलिए खोखला गोला बना देते हैं। ये हमारा एक खोखला गोला है जो आवेशित है, अर्थात इसके सतह पर Q आवेश है, मान लेते हैं। तो किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान होता है। तो ध्यान देना, खोखले गोले से संबंधित 3 स्थितियां हम लोग पढ़े हैं। पहले में हम लोग जब बिंदु खोखले गोले के कहीं बाहर स्थित होता है। दूसरा स्थिति होती है जब बिंदु खोखले गोले के सतह पर होता है। और एक तीसरी स्थिति होती है जब बिंदु खोखले गोले के अंदर होता है। तो यहाँ पे अंदर की बात की जा रही है और बात की जा रही है किस चीज की, विभव की, कि भाई आवेशित खोखले के गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो ध्यान देना, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का जो मान होता है वह खोखले गोले के सतह पर के विद्युत विभव के मान के बराबर होता है। और आवेशित खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा यह सी नंबर, अर्थात खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। इसी में यदि क्वेश्चन इस तरह पूछे कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र के लिए खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। जबकि यदि विभव का है तो विभव का मान 0 नहीं होता है, विभव एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स किसको हम लोग कहते हैं, तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वह फाई बराबर E cos थीटा। अर्थात जो विद्युत फ्लक्स होता है वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश A के अदिश गुणनफल के बराबर होता है।
अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो यह फ्लक्स है वह यह किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान देना, यह फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर E cos थीटा। और फ्लक्स से ही संबंधित गॉस ने भी अपना एक नियम दिया था जिसे हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो गॉस के प्रमेय के हिसाब से यदि विद्युत फ्लक्स का मान निकाला जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान आ जाता है हमारा फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो फॉर्मूले या फिर दो तरीके हमको पता है विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए, निकालने के लिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि बंद सतह के अंदर कुल आवेश पर। तो यदि हमारा यह सतह बंद है तो बंद सतह के लिए हम जानते हैं कि बंद सतह के लिए हम लोग गॉस के जो प्रमेय वाला फॉर्मूला होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो गॉस के प्रमेय से फाई का मान क्या है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यह क्यू क्या होता है, तो क्यू बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो यदि क्यू के मान में वृद्धि की जाए, यदि क्यू के मान बढ़ाया जाए तो ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर फाई का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात इस फॉर्मूले के हिसाब से समझे कि जो हमारा फ्लक्स है वह किस पर निर्भर कर रहा है, तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के परिमाण पर। आवेश का परिमाण ज्यादा तो फ्लक्स भी ज्यादा, आवेश का परिमाण कम तो फ्लक्स भी कम। अर्थात क्या हमारा पहला ऑप्शन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स निर्भर करेगा किस पे, बंद सतह के अंदर कुल आवेश पर। बंद सतह के अंदर आवेश जितना अधिक होगा फ्लक्स उतना ज्यादा बनेगा, और आवेश का मान जितना कम होगा फ्लक्स कम होगा। हमारा बी और सी ऑप्शन नहीं होंगे, क्यों कि बंद सतह के रूप पर। अब बंद सतह होना चाहिए, बंद सतह का रूप क्या होगा, वह आयताकार होगा, गोलाकार होगा, वर्गाकार होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सी नंबर बंद सतह के आकार पर, तो न रूप पर डिपेंड करेगा न आकार पर डिपेंड करेगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आवेश के परिमाण पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। तो जो विद्युत आवेश होता है उसका क्वांटम ईएसयू में मात्रक पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पर, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.602 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब यहां पर आवेश पूछ रहा है, किस चीज में पूछ रहा है, क्वांटम ईएसयू पूछ रहा है। क्वांटम ईएसयू का मतलब हुआ यहां पर इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा आवेश होगा वह आवेश स्थिर वैद्युतिकी में अर्थात स्टैट कूलम में आवेश का मान क्या होगा। तो स्टैट कूलम में हम जानते हैं कि एक कूलम में 3×10⁻⁹ ईएसयू या फिर स्टैट कूलम होता है। अब इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर गणना करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ईएसयू या फिर कितना स्टैट कूलम होगा, तो ई का मान हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1.6×10⁻⁻19 कूलम। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो कूलम है इस कूलम को हम लोग कुछ इस तरह से 1.6×10⁻19 गुणे 1 कूलम करके लिख सकते हैं। अब 1 कूलम का मान कितना होता है, तो 1 कूलम का मान 3×10⁹ ईएसयू। तो यहाँ पे कूलम की वैल्यू रखेंगे, तो कूलम की वैल्यू रखने पर 1.6×10⁻⁻19 गुणे 3×10⁹ ईएसयू। अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने पर देखिए इसमें 16 में 3 से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 16 से 48 4.8 इंटू 10⁻, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो -10 ईएसयू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से मिला सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये ए होगा। अर्थात ए नंबर कितना है, 4.78 इंटू 10⁻
10, अर्थात 4.78 मतलब कि 4.8 के लगभग नियर है। तो इतना ईएसयू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 कूलम आवेश बराबर होता है, ईएसयू में पूछ रहा है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम आप लोगों को कराए कि 1 कूलम में कितना ईएसयू होता है। 1 कूलम में 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू, यहाँ पर ईएसयू या फिर इसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू। और ध्यान देना बी नंबर भी क्वेश्चन वही दिया है ऑप्शन में, 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू। तो यहाँ पे मिसप्रिंट का प्रॉब्लम है, यहाँ पर ए और बी दोनों का मान सेम है, यहाँ पर ए और बी दोनों हमारे ऑप्शन में आंसर सही होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कूलम बल है। कूलम बल किस प्रकार का बल है? तो देखिए, जो कूलम बल होता है वह 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, और 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं। तो कूलम बल हमारा किस प्रकार का बल है? तो पहला नंबर कूलम बल विद्युत बल है। क्यों है? क्योंकि कूलम बल 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, और 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। क्या कूलम बल केंद्रीय बल है? तो कूलम बल केंद्रीय बल भी है। क्यों? क्योंकि 2 आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसकी दिशा आवेश के केंद्र की तरफ होती है, अर्थात कूलम बल एक प्रकार का केंद्रीय बल भी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर, अर्थात दोनों ए तथा बी, कूलम बल केंद्रीय बल भी है और कूलम बल विद्युत बल भी है। तो हमारा ये सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया आवेश ए और ये हो गया हमारा आवेश बी, और ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दोनों आवेश आकर्षित करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि एक आवेश पर धन आवेश होगा और एक आवेश ऋण आवेश होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा धन आवेश है और ये हमारा ऋण आवेश है, तो यह दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक आवेश हो गया बी और एक आवेश हो गया सी। अब यह भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो बी को हम लोग ऋणात्मक मान चुके हैं कि बी पर ऋण आवेश है, तो सी पर कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा, तभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं, ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा ए है और ये हमारा सी है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? तो ध्यान देना, ए पर धन आवेश है और सी पर भी हमारा धन आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात आंसर नंबर हमारा यह बी होगा, प्रतिकर्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विशिष्ट आवेश किसको कहते हैं। तो किसी आवेश के परिमाण तथा उस पदार्थ के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा, उन दोनों का हम अनुपात निकालेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकल जाएगा। तो जब हम इसको हल करते हैं, विशिष्ट आवेश की गणना करने पर इलेक्ट्रॉन पर हमारा आवेश हो गया 1.6, लगभग में 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया 9.1 × 10⁻31 kg। अब इसको हल किया जाए तो 1.6 × 9.1 गुणे 10 के पावर -19 + 31। अब इसको दशमलव को हटा दीजिए, 16 हो गया। 16 में 91 से यदि हम डिवाइड करें तो यह लगभग 0.175 के नियर आएगा। हमने इसको पहले ही कैलकुलेशन कर रखा है, तो 0.175 के नियर आएगा। आप लोग करके देखिएगा। इनटू
10 टू द पावर, यहाँ पे हल कीजिए, 31 से -19 को घटा दीजिए तो यहाँ पे लगभग 12 आ जाएगा। अब दशमलव को एक अंक इधर लेके आए तो ये हमारा हो जाएगा 1.75 गुणे 10 के पावर 12। तो हमारा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ये कोई आंसर मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग न्यूनतमकरण करेंगे, अर्थात यहां से हम 5 को भी हटाएंगे। और हम जानते हैं कि जब हम 5 को रिप्लेस करते हैं तो उसके जो पहले वाला अंक यदि विषम हो तो उसमें एक अंक की वृद्धि कर देते हैं। ये सब 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहां से यदि हल किया जाए, 5 को हटाया जाए तो हमारा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 12 कूलम प्रति केजी हो जाएगा। और हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा यह ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षित क्षेत्र होता है, अर्थात स्थिर विद्युत क्षेत्र हो या फिर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो, ये सभी संरक्षित क्षेत्र होते हैं। अर्थात स्थिर विद्युत क्षेत्र में किया गया जो कार्य है वह वस्तु के विस्थापन के पथ से स्वतंत्र होता है, इसलिए इसको हम स्थिर विद्युत को संरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये सी नंबर, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आवेशित, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है ना? तो चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है। हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी, उसको हम थोड़ा सुधार देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा मिस्टेक था। यहाँ पर हमने 0.175 × 10 के पावर 12 दशमलव को हम दाहिनी तरफ लेके गए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा घात होगा यह 1 कम हो जाएगा, अर्थात हमारा घात जो 12 ना होकर यहाँ पर क्या होगा? 11 होगा। अर्थात आंसर हमारा सही है 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। तो धन्यवाद बच्चों। आज हमारे जो 5वें दिन का ऑब्जेक्टिव था उसका क्लास ओवर हो चुका है। कल इसी टाइम पर 6ठे दिन का ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए।